अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, मैं माला शाह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी हज़ारा नॉवेल्स विद अ न्यू एपिसोड ऑफ दिल तेरा दीदार मांगता है। एक कमेंट आया था कि दिया ने प्रमोशन के लिए मुझे कहा कि नॉवेल में आप ऐड करें। आई थिंक कुछ ऐसे इस टाइप का कमेंट था कि वाह क्या टाइप है प्रमोशन के। तो काइंडली उनसे कि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा था, मैंने अपनी मर्ज़ी से जाज़िब कमाल को ऐड किया था बिकॉज़ मुझे पर्सनल तौर पर उनका नॉवेल पसंद आया था। ठीक है, तो काइंडली नेगेटिव कमेंट्स करने से ख़ुद को बाज़ रखा करें। आप लोगों के कमेंट्स किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, तो पहले सोचा समझा करें और फिर बोला करें। और थैंक यू सो मच उनके लिए जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली तौर पर लोगों के कमेंट्स पढ़ के, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना। मैंने अपना साथ में हयातिम नॉवेल स्टार्ट किया अपने चैनल के लिए, तो मैं उसको इतना टाइम नहीं देती, इतना फोकस उस पर नहीं करती जितना मैं दिल तेरा दीदार मांगता पे करती हूँ। बिकॉज़ आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स, आप लोगों का रिस्पांस देकर मेरा दिल बड़ा खुश होता है और दिल करता है कि बहुत अच्छा सा लिखकर आप लोगों को एपिसोड दी जाए। एंड थैंक यू टू ऑल जो मेरे इस नावल का इंतज़ार करते हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, नावल को स्टार्ट करते हैं। दिल तेरा दीदार मांगता है, किस्त नंबर 15, तहरीर माला शाह, एपिसोड 15। उसका गुस्सा किसी भी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो पानी के गिलास भरकर कुर्सी पर बैठा था। डेरे पे आए उसे 2 घंटे हो गए थे। वो चाह कर भी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा था। उसने आराम से गिलास उठाते गहरा सांस लिया था, लेकिन आंखों के आगे अचानक रिमशा का दूर जाने का मंजर छनाक करके आया था। उसने कांच के गिलास को ज़ोर से दीवार पर मारा था। खैरू कुछ टूटने की आवाज़ सुनता तेज़ी से बैठक में दाखिल हुआ था। कांच का गिलास टूटा हुआ था और बैठक बिल्कुल खाली थी। आर्यान वहाँ से निकलता हुआ हवेली आता बहुत तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसके एक पैर सीढ़ी से उतरा था, लेकिन उसने बर वक्त खुद को संभाला था। उसका गुस्सा अब मज़ीद बढ़ चुका था। वो अपने बालों में हाथों को फेरता कमरे में दाखिल हुआ था। रिमशा कमरे में नहीं थी। कमरा भी बिखरी हुई हालत में सलामी पेश कर रहा था। उसका गुस्सा जो पहले ही हद दर्जा बढ़ा हुआ था, अब उसका गुस्सा सवा नेज़े पे पहुँचा था। उसकी नज़र ड्रेसिंग पे रिमशा के रखे हुए मेकअप पे पड़ी। वो आगे बढ़ता एक ही झटके में परफ्यूम की बोतल को और मेकअप के दीगर सामान को ज़मीन बोस कर चुका था। वो जानता था रिमशा अपने मेकअप के लिए कितनी पागल है, लेकिन वो चाहकर भी अपना गुस्सा काबू में न रख पाया था। कांच की आवाज़ पे रिमशा चेंजिंग रूम से बाहर आई थी। वो लाल पैरों को छूती फ्रॉक पे गोल्डन नफासत से किए हुए काम में हल्के से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्यान मिसमराइज़ हुआ था। उसे देखते हुए रिमशा की नज़रें अपने टूटे हुए मेकअप पे पड़ती आंखें नम हुई थी। उसने रोते हुए आर्यान की जानिब देखा था। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये खुद हुआ है। उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसकी जानिब बढ़ा था। ऐसे कैसे ये खुद टूट गए साईं? वो अपनी आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को जब्त करती बोली थी। मैं कह रहा हूँ ना, ये खुद हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो आगे बढ़ता उसका हाथ थाम गया था। अब छोड़े मेरा हाथ, आपने जानबूझकर किया है ना। वो अपने होठों को दांतों तले दबाती आंसू दबा गई थी। आंसू उमड़ उमड़ कर गाल पे बह रहे थे। नहीं, मैंने नहीं किया, आप मुझे गलत मत समझें। वो कहता रिमशा को बगैर कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता खुद को सैराब करने लगा था। जो छोड़े मुझे, दूर हूँ, आपने जानबूझकर किया है। रिमशा उसे खुद से दूर करती अपने होठों को आपस में पेवस्त कर गई थी। आर्यान उसे देखता ही रहा था। फिर अचानक उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला था। मैंने जानबूझकर किया है ना, तो मुझे इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। वो कहता अपने मोबाइल को ज़ोर से ज़मीन पर मारता उसके टुकड़ों को देखता मुस्कुराया था। मैंने जानबूझकर किया है ना। आर्यान ने सोफे पे रखे अपने लैपटॉप को उठाते दीवार पे मारा था। जानबूझकर किया है ना मैंने। वो अपनी महंगी घड़ी को उतारता ज़ोर से ज़मीन पर पटक गया था। साईं, रिमशा कहती तेज़ी से भागती उसके गले लगी थी। वो रिमशा को अपनी आगोश में लेता उस पर अपना हिसार तंग करता सुकून से आंखें मूंद गया था। कितने ही लम्हे यूं ही गुजर गए। उन दोनों के दरमियान हवा तक का फासला भी न रहा था। वो रिमशा को अपनी बाहों में भरता, उठाकर बेड पर लाता, उसे खुद में कैद करता। उस पर साए की तरह छा गया था। कभी कुछ भी नहीं बचता हमारे पास सिवाय खाली हथेलियों के जिन पे चेहरे रखे आप फूट फूट कर रो देते हैं। शायद ये बेबसी की आखिरी हद होती है। दावर ने अपने खाली हाथों को देखते सोचा था वो बेबस नहीं था, उसे बना दिया गया था। सबिया को वो खुद से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन सबिया को दूर कर दिया था। आसाम चांडियों बैठक में दाखिल होता खंगार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? दावर ने उठकर अपना हाथ आसाम की तरफ बढ़ाया था, जिससे उसने आधा ही थामते छोड़ दिया था और दावर अपने हाथ को पीछे करता मुस्कुराया था।
बेटा तुम्हें बताएगा, तुम इतने जो गरूर कर रहे हो ना, तुम्हारे इधर तेरे टप्पर नहीं है, सिर्फ ऐवी शोखा बनता है आसाम चांडी को। खुद के नावल का विलन है और मैं उसी की दुश्मन बन बैठी हूँ। दानियाल सुमरो भी बैठक में दाखिल हुए थे और वो मुलाजमों को खाने का कहते अब आसाम के पीछे ही आए थे। दादा सिंह अपने कमरे में थे। उन्हें आसाम कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया था, इसलिए उस दिन भी वो बस सरसरी सा मिले थे, जबकि दानियाल सुमरो आसाम के पीछे थे। दावर उस शख्स को देखना भी नहीं चाहता था। दावर की शहद रंग आँखें उस शख्स को देखकर ऐसे चंदिया जाती थी जैसे किसी को बहुत देर अंधेरे के बाद अचानक सूरज की रोशनी से हमनवा किया जाए। वो उन दोनों को बातों में मसरूफ़ देखता उठकर दादा सिंह के कमरे में जाने के लिए बैठक से निकल गया था। वो अंकल आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। आसाम दावर को वहाँ से जाते देख दानियाल सुमरो से गोया हुआ था। दरख्वास्त क्यों बेटा सही, आप हुक्म करें, क्योंकि आप हमारे होने वाले दामाद हैं। दानियाल सुमरो को बिल्कुल एक अलग लहजा था आसाम के साथ। अपने भतीजे के साथ तो इतना अच्छा लहजा नहीं है। शाम में मेरे एक दोस्त ने पार्टी रखी है, उसने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं सबिहा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, वरना कोई बात नहीं, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मैं उठा लूँगा। वो शख्स बहुत तहम्मुल से कहता दानियाल सुमरो के दिमाग को अपनी बातों में उलझा गया था। अरे हाँ क्यों नहीं, अब वो तुम्हारी ही अमानत है हमारे पास। तुम खाना खाकर आराम करो, शाम में ले जाना, लेकिन रात को 10 बजे से पहले वापसी होनी चाहिए। वो बात कह गए थे बगैर सोचे समझे। वो सोच रहे थे कि इब्तिसाम और सबिया को खुद कैसे मनाएंगे। शाम को आर्यान का इरादा रिमशा को अपने साथ लेके जाने का था। इसका मोबाइल भी टूट चुका था, जो उसकी खुद की मरहून मिन्नत था, और रिमशा का सारा मेकअप भी। वो रिमशा को अपनी बाहों में सोया देख मुस्कुराते हुए उठता, उसके माथे पे बोसा देता, फ्रेश होने चला गया था। वो फ्रेश होकर निकलता रिमशा की जानिब आया था, जो दुनिया से बेखबर अपनी नींद पूरी कर रही थी। इतनी ज़्यादा कैसे आ जाती है नींद इन्हें, उसे सोया हुआ देख सोच रहा था। रिमशा जल्दी से उठती। आई एम सो सॉरी, फिर से पढ़ती हूँ। रिमशा जल्दी से उठे। वो रिमशा के कान की जानिब झुकता हुआ बोला था, साईं सोने देना। वो नींद में डूबी हुई आवाज़ में बोली थी, मेरी छोटी सी शबाटरी, हमें मेकअप लेने जाना है। उसने अपना हरबा आजमाया था, जो कि बहुत आजमूदा था, और वो काम कर गया था। वो जल्दी से उठी थी। हाय सच में नया मेकअप ना, मतलब अदी साईं के जैसा ना। ये तो पुराना मेकअप हो गया था ना मेरा, अब मुझे नया मेकअप दिलवाएंगे ना। रिमशा एक ही सांस में बेड पे खड़ी कितनी ही सवाल उससे पूछ चुकी थी। वो थोड़ा सा दूर खड़ा बाजुओं को ऊपर की जाने फोल्ड किए अपने दोनों हाथों को सीने पे बांध गया था। हाँ ज़रूर नया मेकअप आएगा, पुराने वाला अच्छा नहीं था। चलें आप तैयार होकर आ जाएं, मैं अम्मा साईं से मिल लूँ और फिर आप बाहर आ जाना। वो आराम से उसका हाथ थामे उसे बेड से उतरने में मदद देता बोला था, शुक्रिया। वो उसकी मदद में मुस्कुराई थी। आर्यन ने अपनी आंखें छोटी किए उसे देखा था, तो वो भी हंसती हुई बाथरूम की जानिब बढ़ती थी। आर्यन अम्मा साईं से मिलता बाहर आया था। मुकद्दर शाह और सिकंदर शाह दोनों ही अपने कमरों में आराम कर रहे थे, और तबरेज़ सुबह का सोया अभी तक नहीं उठा था। शाह डेरे का काम वो रात में ख़त्म करके आ गया था। उसका डेरे पर अगले दिन जाने का इरादा था। वो बाहर पोर्च के पास खड़ा कब से रिमशा का इंतज़ार कर रहा था, जो अंदर तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई। आर्यन की नज़र तो पलटना ही भूल गई थी। साईं मैं कैसी लग रही हूँ, वो मुस्कुराते हुए उससे पूछ रही थी। सुर्ख पैरों तक छूती फ्रॉक, जिसके गले पर बहुत खूबसूरती से काम किया हुआ था, मुनासिब से किया हुआ मेकअप, वो पूर उसके रंग में लगी हुई थी। साईं कुर्बान, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन शय मेरे पास है। उसकी पेशानी पे बोसा देता हुआ बोला तो रिमशा भी मुस्कुराई थी। चलें, उसका बाजू थामे बोली थी। चले जाते हैं, वो खुमार से लहजे में बोला था। मतलब वो उसके इरादे समझती हुई बोली थी। मतलब ये कि उसने उसे कमर से थाम कर अपने करीब किया और उसे समझने का मौका दिए बगैर एक बार फिर से उसकी होंठों पे चुप कर ख़ुद को सैराब करने लगा था। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ तो वो लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। साईं अब बहुत बेशर्म है, वो गुस्से से बोली थी। मेरी जान, रात को बताऊंगा कि कितना बेबाक हूँ, अभी आओ चलें। वो आँख वंक करता उसका हाथ थामे बाहर निकल गया था। एट मॉल। आर्यन ने उसे सब अपनी पसंद का लेकर दिया था। अभी वो एक दुकान से बाहर आए थे कि आर्यन की नज़र सामने दुकान पे गई जहाँ मुख्तलिफ साड़ियाँ थीं। आर्यन उसका हाथ थामे उसे दुकान पर ले गया और वो उसके लिए साड़ी देखने लगा था। साईं मैं ये नहीं पहनती, रिमशा ने उसे स्लीवलेस साड़ी देखते कहा था। कोई बात नहीं जानब, अब पहन लेना। वो और साड़ियाँ देख रहा था। साईं नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है। वो सुर्ख चेहरा लिए बोली थी। मुझसे क्या शर्माना जानब, मैं तो पहले ही सब देख चुका हूँ। बहुत बेशर्म बंदा है।
मुझसे मज़ीद शर्माने पे मजबूर कर गया था। आर्यन ने उसकी सुने बगैर अपनी पसंद की साड़ी दिलवाई थी। वो मना भी करती रही, लेकिन वो आर्यन शाह ही क्या जो किसी की बात सुन ले। उसने उसे हर तरह का मेकअप दिलवाया था जिसे इस्तेमाल करना भी शायद रिमशा को नहीं आता था। आर्यन उसे लिए फूड एरिया में आया था जहाँ उन्होंने ऑर्डर दिया और बैठकर बातें करने लगे थे। यार देखो ना, वो लड़का कितना हैंडसम है, एक लड़की बोली तो रिमशा ने उसकी जानिब मुड़ कर देखा था जो कि आर्यन को देख रही थी। रिमशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। साईं उठे और मेरी जगह पर आकर बैठे। रिमशा उसे उठाती हुई बोली। आर्यन अपनी मुस्कुराहट दबाता दूसरी जानिब आ बैठा था, जिससे उसकी पुश्त लड़कियों की जानिब हो गई थी। जानम, आप जेलस हो रही हैं, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला था। साईं, आपको ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे है, वो मासूम मुँह बनाकर बोली थी। कैसे? उसने आईब्रोज ऊपर की जानिब उठाते पूछा था, प्यार भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखती बोली थी। तो आर्यन मुस्कुरा दिया अपनी दीवानी पर। कुछ ही देर में वो खाना खाकर वापस अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए थे। अम्मा साईं क्या कर रही हैं? निशा ने समीना बेगम के कमरे में दाखिल होते पूछा था। कुछ ख़ास नहीं, तुम्हारे और रिमशा के लिए ज़ेवरात निकाल रही थी। वो लॉकर से लाल महमल वाले तकरीबन 10 बॉक्स निकाल कर बेड पर रखती। रिमशा को देख रही थी जिसकी आंखें उसकी उदासी का पता दे रही थी। ओह अच्छा, उसने बेड पर बैठते कहा था। निशा, समीना शाह ने उसकी तरफ देखते भनवे झुकाई थी जैसे वो कुछ पूछना चाह रही थी। जी अम्मा साईं। उसने अपनी माँ को देखा था जो कि यकीनन समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो उनकी बेटी उनसे छुपा रही है। तबरेज़ और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? उन्हें अंदाज़ा तो था कि उनकी बेटी की उदासी की वजह कहीं न कहीं तबरेज़ ही है, क्योंकि निशा की शादी को भी तीसरा दिन था लेकिन उस पर कोई रूप ना आया था, जबकि रिमशा के चेहरे की लाली उसकी और आर्यन की संगत का बताती थी। नहीं तो अम्मा साईं, आप ऐसा मत सोचें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश भी हूँ। तबरेज़ साईं बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी अपने आप को अच्छा बताने की। ये बेटियों में कितनी सब्र वाली होती हैं, माँ बाप से हर ज़िद और हर ख्वाहिश रोक कर भी मनवा लेती हैं, लेकिन शादी के बाद की ज़िंदगी कितनी दुखी और तकलीफ़ में क्यों न हो, वो खामोशी से हंसकर सह जाती हैं। वाकई में बेटियां ऐसी ही होती हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, अपने माशरे में ऑब्ज़र्व किया है, सोसाइटी में ऑब्ज़र्व किया है, मैंने वही लिखना चाहा, ताकि जो लोग जुल्म करते ये नहीं सोचते कि एक कहते हैं ना, जालिम का भी एक दिन होता है जिस दिन उसकी पकड़ होगी। जो जुल्म करते ये नहीं सोचते कि हमारी पकड़ नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि करे जाओ। अगर एक इंसान उन्हें मिल रहा है ना जुल्म के लिए, करे जाते हैं जुल्म। और जब उनके खुद की पकड़ होती है वो तो कहते हैं यार हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, फिर हमारे साथ हाय हमारे साथ क्यों बुरा हो गया। तो जब जुल्म हद से बढ़ जाए ना, तो फिर अल्लाह की लाठी पड़ती है, और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। उन लोगों को, मतलब कुछ लोगों को मेरी अगर ये बात बुरी लगी हुई तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ पहले से ही, लेकिन अगर आप किसी पे जुल्म करते हैं तो ये सोच कर किया करें कि अगर आपको बदले में बिल्कुल वैसा ही जुल्म मिला ना, तो आप क्या सह पाएंगे। तो ये सिर्फ उस बात के लिए नहीं कह रही कि किसी की अगर कोई शादी हुई तो उसके हस्बैंड उस पर जुल्म कर रहे हैं या वट कुछ भी, शादी की बात तक नहीं कह रही मैं, नॉर्मल बात में भी कह रही हूँ कि अगर आप किसी पे जुल्म कर रहे हैं ना, तो काइंडली खुदारा भी सा अपने आप को रोक लें, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता माफ़ी मांगने का, हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो इस्तग़फ़ार कर सके, हर किसी को तौबा का टाइम नहीं मिलता। और आजकल तो दुनिया वैसे ही सबको पता है कहाँ जा रही है, फ़लस्तीन के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह पाक उन लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खैर, बातें अगर करने लगी तो मैंने तो लाइव सेशन आना पड़ेगा, और उस दिन मैं रीडर से बहुत ज़्यादा बात भी करूँगी, लेकिन वो अपने चैनल पे आ सकती हूँ। ये तो दिया का चैनल है, तो कोशिश करूँगी किसी दिन लाइव आने की। देखते हैं फिर आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। उसे लगा था वो मज़ीद झूठ नहीं बोल पाएगी। वो जल्दी से उठती कमरे से ही निकल गई थी। समीना शाह ने बेख्तियार उसकी खुशियों की दुआ की थी। इब्तिसाम, सभी से कहो तैयार हो जाए, आसाम के साथ उसे एक डिनर पे जाना है। दानियाल सुमरो अपने दोनों हाथों को पीछे की जानिब बांधे गार्डन में टहल रहे थे जब इब्तिसाम हवेली में दाखिल हुआ था। क्यों बाबा सही, और किस खुशी में सबिया उसके साथ जाए। इब्तिसाम अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी मुट्ठी को सख्ती से बंद कर गया था। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले, ज़्यादा मेरे बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। दानियाल सुमरो को बहुत तैश आया था इब्तिसाम का ऐसा लहजा सुनकर और देखकर। बाबा से ही माजरत, लेकिन आप जानते हैं ना सभी गैर महरम बहुत जल्दी महरम बन जाएगा, जो कहा है वो करो। अब मुझे कुछ मत कहना, अब कुछ मत कहना। दानियाल सुमरो इब्तिसाम की बात को बीच में काटते हुए बोले तो इब्तिसाम खामोशी से हवेली में चला गया। हेलो दावर, हाँ तुम्हें मैं एक गाड़ी का नंबर भेजता हूँ, उसके पीछे रहना और वो जहाँ जाए
तुमने भी वहाँ जाना है, इब्तिसाम दावर से कहता कॉल काट कर सबीहा के कमरे की तरफ आया था। वो दरवाजे को हल्का सा बजाता अंदर आया था। सबीहा अपनी बुक्स खोले कुछ देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दसाई? जमजम वाले वाक़ये के बाद दूसरी बार वो अपने जान से अजीज़ भाई से बात कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तैयार हो जाएं। और आप और आसाम डिनर पे जा रहे हैं। इब्तिसाम अपनी नज़रें चुराता बोला था। वो कैसे कि इतना बेशर्म बन सकता था कि अपनी बहन को सिर्फ उसके नामों ने हाथ मंगेतर के साथ जाने का कह रहा था। लेकिन दसाई क्यों और कैसे? सबीहा ने अपने दुपट्टे को सर से दुरुस्त करते अपने भाई को देखा था, जो सर झुकाए उसके सामने खड़ा था जैसे वो कोई मुजरिम हो। बाबा सही का हुक्म है। अच्छा, मुझे कुछ काम है, आप तैयार हो जाएं। इब्तिसाम कहता कमरे से बाहर निकल गया। सब पीछे सबीहा सकते की हालत में थी। वो कैसे किसी गैर महरम पर भरोसा करके उसके साथ जा सकती थी? वहाँ से अनगिनत सवाल उसके जहन के पर्दों को मफलूज कर रहे थे। वो कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। वो तलखी से हंसती अपना बाया पहनने चली गई थी। वो आराम से दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होती, दरवाजे को बंद करती सामने मौजूद सोफ़े की जाने बढ़ी थी। वो अपना एक हाथ सोफ़े पर टिकाए, दूसरा हाथ अपनी गोद में रखे वो सोए हुए तबरेज़ को देख रही थी। वो बला का वजी मर्द था। सोए हुए वे किसी रियासत का शहज़ादा मालूम होता था। बड़ी हुई दाढ़ी और उस पर ताव देती हुई मूँछें, मखरूर नाक और सोई हुई आँखों की घनी पलकें। वो उसे देखती ही रही थी। तबरेज़ खुद पे किसी की नज़रें आई एम सो सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ, क्या हो गया मुझे। तबरेज़ खुद पे किसी की नज़रों को महसूस करता उठ गया था, लेकिन वो अपनी छोटी सी आंखें खोले निशा की हरकत को देख रहा था। अच्छा, महसूस करता वो उसे, यानी नींद ख़राब हो गया, ख़त्म हो गई थी, क्या कहता खलल आ गया था, वो उठ चुका था, लेकिन अपनी छोटी सी आंखें खोले निशा की हरकत को देख रहा था। वो अचानक से उठता वॉशरूम की तरफ चला गया था। निशा को अपनी हरकत पे बेख्तियार ढेरों शर्म ने आ घेरा था। वो शावर लेता, काले कुर्ते में मलबूस, माथे पे बिखरे गीले बालों से पानी की बूंदें कुछ टपक रही थी। वो अपने बालों में हाथ फेरता बाहर निकलता, टॉवल से अपने सर को रगड़ता, टॉवल को सोफ़े पे फेंकता, ड्रेसिंग पे रखे ब्रश को उठाता, अपने बालों में फेरा, फिर उन्हें तरतीब देता। निशा को चुपती नज़रों से देख रहा था। वो जूं की तूं वैसी ही बैठी थी। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। तबरेज़ उसे देखते हुक्म जारी कर गया था। जी, वो कहती तेज़ी से उठकर कमरे से निकल गई। और दर हकीकत तबरेज़ खुद कंफ्यूज हो रहा था निशा के इस तरह देखने पे। वो खुद पे ब्लू वाटर परफ्यूम को छिड़कता, अपने बाजुओं को फोल्ड करता, खुद पे एक तनकीदी सी निगाह डालता और सोफ़े पे आ बैठा था। मोबाइल निकाल कर उसने उस पर स्क्रोलिंग करना स्टार्ट की थी। वो चाय लिए आराम से चलती हुई उसके पास आई थी। निशा में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही थीं। उसका वज़न काफ़ी हद तक कम हो रहा था। उसके चलने में आहिस्तगी आई थी और अब वो काफ़ी स्मार्ट भी हो रही थी। तबरेज़ भी उसमें आती एक तब्दीली को खासा नोट कर रहा था। ये चाय, उसने चाय का कप तबरेज़ की तरफ बढ़ाया था। तबरेज़ एक हाथ से मोबाइल पे स्क्रॉल करता, दूसरा हाथ आगे बढ़ा गया। चाय का कप से कुछ बूंदें छिलकती उसके हाथ की पुश्त पे आई थी। ओ सॉरी, वो मैं तौलिया उठाने लगी थी। वो उसे चाय का कप पकड़ाते दूसरे हाथ से तौलिया उठाने लगी थी, लेकिन बदकिस्मती से चाय की कुछ बूंदें तबरेज़ के हाथ पे गिर चुकी थी। अंती हो क्या तुम जाहिल औरत, कभी गिलास तोड़ देती हो, कभी मेरी नई शर्ट जला देती हो, और आज मेरा हाथ तुम ऐसे तो ठीक होने से रही। वो खुशी से कहता उठता, चाय के गर्म कप को थामता, निशा का हाथ पकड़े उसमें डबो गया था। वही गल्ला। निशा ने बहुत कोशिश की थी छुड़वाने की, लेकिन वो उस मजबूत मर्द की गिरफ्त से कैसे खुद को छुड़वा पाती। उसकी आंखों से आंसू से भर चुकी थी। तबरेज़ ने काफ़ी देर बाद उसका हाथ छोड़ा था। उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था। पहले उसके हाथ पे इस तरह के निशान वासा थे और अब गर्म चाय। वो बहुत तकलीफ़ महसूस कर रही थी। सारे बताना किस का तबरेज़ पे गुस्सा आ रहा है। नहीं, ये नहीं कहना कि तबरेज़ को मार दे ज़ालिम, मेरा तो मासूम से तो हीरो है। वैसे मासूम नहीं, बड़ा बिगड़ा हुआ हीरो है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उसका हाथ शदीद लाल हो रहा था। वो जलन की शिद्दत को कम करने के लिए फूंक मार रही थी, लेकिन हाथ बिल्कुल सुन हो चुका था। तबरेज़ चाय के कप को साइड टेबल पे रखता, दराज से ट्यूब निकाल कर अपने हाथ पे लगाता बाहर चला गया था। और निशा उसकी सफाकी देखती अब मुरझा गई थी। वो रोती हुई ट्यूब को उठाकर खुद ही अपने हाथ पे लगाने लगी थी। वो काले अबाए में मलबूस हवेली से बाहर आई थी। आसाम उसे निकाब में देखते अपने माथे पे शिकने डाल गया। उसे सख्त कोफ्त हुई थी। तुम अपना निकाब उतार दो, वहाँ जाकर कर लेना। आसाल उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आया था। हम अपना निकाब ना यहाँ उतारेंगे ना ही वहाँ, वो दो टोक लहजे में कहती।
गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। आसाम को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो उसका हिसाब बाद में करने का सोचता गाड़ी को रिवर्स करता हवेली से निकलता हुआ मेन रोड पे लाया था। उसके पीछे दावर की गाड़ी भी थी, लेकिन आसाम इस बात से अनजान था। दावर को जब इब्तिसाम ने सबिहा का बताया था, उसका दिल कर रहा था वो आसाल का मुंह नोच ले। उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो सभी को किसी महफिल में अपने साथ अपनी मंगेतर के तौर पर लेकर जाने का, लेकिन वो खामोशी से उनका पीछा कर रहा था। अब आने वाला है एक बहुत मज़ेदार सा ट्विस्ट। तो बताइएगा आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी, और काइंडली अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, मैं मानती हूँ आज मैंने बहुत ज़्यादा फजूल बातें की हैं, एपिसोड पढ़ते हुए भी, एपिसोड से शुरू में भी, बाद में भी। तो थोड़ा सा फजूल बोल भी लेती हूँ, थोड़ा सा बोल भी लेना चाहिए आपकी मासूम सी राइटर माला शाह। तो अगर जैसे मेरी बातें ना अच्छी लगी हो ना, तो वो उस टाइम पे अपना फ़ोन स्पीकर को आहिस्ता कर दिया करें, जिससे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो, और ख़ुद पढ़ लिया करें। वैसे आई होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। काइंडली अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।